हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है लर्न इको मैजिक विद आरिफ शिबली में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और रिसर्च एप्टीट्यूड जो कि पेपर 1 की सेकेंड यूनिट है उसका हम 10वां लेक्चर आपके लिए लेकर के आ गए हैं। इससे पहले हमने 9 लेक्चर्स में अलग अलग टॉपिक्स को रिसर्च के डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियोज़ ना देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ पर जा के आप देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टेप्स ऑफ रिसर्च का कंक्लूजन कर देंगे और देखेंगे कि क्या कौन कौन से स्टेप्स ऑफ रिसर्च हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो हमारा लर्न इको मैजिक के नाम से चैनल है, हम वहाँ पर इकोनॉमिक्स की स्टैंडर्ड बुक प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हर पेपर पर, वो चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स हो या मैक्रो इकोनॉमिक्स हो या डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स हो या इंटरनेशनल इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस, हर पेपर पे लगभग 4 से 5 किताबें अपलोड की हैं। और अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हों, तो जो पेपर 1 से रिलेटेड जितने भी क्विजेज होते हैं या एमसीक्यूज होते हैं, डेली बेसिस पे हम वहाँ पर 10 एमसीक्यूज और 10 क्विजेज अपलोड करते हैं। तो आप जा कर के उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा पीडीएफ नोट्स और जितने भी पीडीएफ्स रहती हैं यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम से रिलेटेड या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम से रिलेटेड या पीजीडी या पीएचडी एंट्रेंस के एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो भी हम वहाँ पर अपलोड करते हैं। आप उसको भी जा कर के देख सकते हैं। जो हमारा इंस्टा का अकाउंट है लर्न इको मैजिक के ही नाम से, आप उसको फॉलो कर लीजिए। हम यहाँ पर नोटिफिकेशंस, डेली मोटिवेशनल कोट्स, फन फैक्ट्स और शॉर्ट नोट्स अपलोड करते हैं, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लर्न इको मैजिक के नाम से आप सर्च कीजिए जाके इंस्टा पे या टेलीग्राम पे, आपको हमारा चैनल और अकाउंट मिल जाएगा। हम देख लेते हैं गाइस कि जो हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड का सिलेबस है यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे कि रिसर्च की मीनिंग है, टाइप्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच है। इसके अलावा मेथड्स ऑफ रिसर्च, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, और इसका क्या फॉर्मेट रहता है, रेफरेंसिंग स्टाइल क्या होती है, किस तरह से हम आईसीटी का एप्लीकेशन करते हैं रिसर्च में, और रिसर्च एथिक्स क्या है। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमने ये देखिए कुछ टॉपिक्स हैं जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले 9 लेक्चर्स में। जैसे रिसर्च की मीनिंग डेफिनेशन हमने पहले लेक्चर में कवर किया था, फिर दूसरे लेक्चर में पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच को कवर किया था। फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च के लेक्चर की सीरीज चलाई थी, जिसमें हमने 4 लेक्चर्स में टाइप्स ऑफ रिसर्च को कंप्लीट किया था इन डेप्थ। उसके बाद हमारा स्टेप्स ऑफ रिसर्च की लेक्चर सीरीज चली थी, जो आज हमारा चौथा लेक्चर है स्टेप्स ऑफ रिसर्च रिलेटेड। आज हम इसको कंक्लूड कर देंगे, देन हम उसके बाद थीसिस और आर्टिकल राइटिंग पे आएंगे। तो अगर इन लेक्चर्स को आपने ना देखा हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं कि जो हमारा स्टेप्स ऑफ रिसर्च रहता है रिसर्च प्रोसेस में, वो किस तरह के या कितने स्टेप्स होते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि रिसर्च का जो प्रोसेस है उसमें 8 स्टेप पे टोटल रिसर्च चलती है। सबसे पहला इसका स्टेप था कि हम इसमें रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं। दूसरा स्टेप था कि हम रिसर्च डिज़ाइन को प्रिपेयर करते हैं, और तीसरा स्टेप था कि हम इसमें डाटा कलेक्शन के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको डेवलप करते हैं। एंड देन हम सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं, और सैंपल सिलेक्शन में हमने टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग को इन डिटेल लास्ट लेक्चर में अपने डिस्कस किया है। अगर टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग आप एक ही लेक्चर में पढ़ना चाहते हैं तो आप जा करके वहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आज के लेक्चर में हम रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, कैसे इसको बनाते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और कलेक्टिंग डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं इसको भी हम डिस्कस करेंगे, और डेटा को कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे इसका एनालिसिस करते हैं, एंड जो हमारी रिसर्च रिपोर्ट रहती है उसको हम कैसे लिखते हैं, इसके बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिसर्च प्रपोजल से कि रिसर्च प्रपोजल क्या होता है। जैसे कि आप इस लेडी को देख सकती हैं कि ये जो भी रिसर्च करने वाली है या जो भी रिसर्च से रिलेटेड डेटा इसके पास रॉ कलेक्ट हुआ है, ये प्रेजेंटेशन कर रही है, उसका बता रही है कि उसकी रिसर्च में क्या क्या है। तो हम देख लेते हैं कि रिसर्च प्रपोजल क्या होता है। तो जो हमारा रिसर्च प्रपोजल रहता है ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, जनरली 3 से 4 पेज या 5-6 पेजेस का होता है, जो दूसरों को बताता है, या जो हमारे पीएचडी सुपरवाइजर्स होते हैं जिनके सामने हम प्रेजेंट करते हैं अपना रिसर्च प्रपोजल, तो वो बताता है कि हम किस चीज़ के बारे में रिसर्च करने वाले हैं, हमारी रिसर्च किसके बारे में होगी, क्या होगा। तो जो 3 से 4 पेज का डॉक्यूमेंट होता है, ये एक तरह से पूरा जो रिसर्च का प्रोसेस होता है, इंटायर प्रोसेस, उसकी एक समरी देता है। जितनी भी इसमें इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड रहती है उसको डिस्कस करता है।
तो जो भी हमारी रिसर्च या जो भी हमारा प्रोजेक्ट रहता है उसकी एक आउटलाइन होती है रिसर्च प्रपोजल। तो ये बताती है कि हम उस प्रोजेक्ट में क्या करने वाले हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं। और रिसर्च प्रपोजल में हम ये चीज़ भी डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से हम रिसर्च को प्रपोज कर रहे हैं या उसका प्रपोजल दे रहे हैं, बता रहे हैं कि हम इन इन चीज़ों पे रिसर्च करने वाले हैं। जैसे उस रिसर्च से रिलेटेड हमको कितने बजट की रिक्वायरमेंट होगी और कौन कौन से सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत होगी, कितना टाइम लगेगा उसको करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं रिसर्च में। और रिसर्च प्रपोजल जनरली मास्टर्स की जो थीसिस होती है या डॉक्टरेट की जो थीसिस होती है पीएचडी की, उसके लिए हम लोग रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं। और इसके अलावा किसी कारपोरेट वर्ल्ड में अगर हम काम करते हैं या किसी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री में काम करते हैं या किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं और अगर हमें रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है तो हम एक रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं और रिसर्च प्रपोजल में डिस्कस करते हैं, पूरा एक डिटेल डिस्क्रिप्शन देते हैं। जो भी हमारा प्रोग्राम होता है, जो भी हमारी रिसर्च रहती है, उसका हम एक डिस्क्रिप्शन देते हैं, बताते हैं कि उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है और हमारे क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं। तो ये इस तरह से एक पूरा रिसर्च प्रपोजल रहता है 7 से 8 पेज का। एक तरह से आप इसको मिनी थीसिस भी कह सकते हैं। थीसिस बनाने से पहले एक छोटी सी थीसिस आप हाइपोथेटिकल प्रिपेयर कर लेते हैं और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन रहती है कि आपकी थीसिस में क्या होगा, कैसे आप डेटा का एनालिसिस कर रहे होंगे, कौन कौन से सोर्सेज यूज़ कर रहे होंगे। तो पूरा एक डिस्क्रिप्शन होता है डिटेल्ड प्रपोज प्रोग्राम का। अगर हम बात करें कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं रिसर्च प्रपोजल में या किन किन एलिमेंट्स का ख्याल रखना चाहिए, तो जो सबसे पहला जो एलिमेंट होता है हमारा कि किसी रिसर्च प्रोजेक्ट, कोई स्पेसिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट होता है तो उसकी नीड को दर्शाता है, उसको बताता है कि हमारा जो रिसर्च प्रोजेक्ट होगा वो किस तरह से होगा और क्या क्या चीज़ें होंगी उसमें। तो नीड ऑफ प्रोडक्ट को बताता है या मेन एलिमेंट है कि जो हमारा जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसकी क्या स्पेसिफिक नीड है और उसके कौन कौन से बेनिफिट्स होंगे रिसर्च प्रपोजल के, और किन किन लोगों को उसका फ़ायदा मिल रहा होगा, और कौन कौन से टाइप का डेटा कलेक्ट करने की हमें ज़रूरत होगी और कौन कौन से सोर्सेज हम यूज़ करेंगे। जैसे द टाइप एंड मीन्स ऑफ डाटा टू बी कलेक्टेड, कौन कौन से डेटा का इस्तेमाल करेंगे हम रिसर्च प्रपोजल में अपनी रिसर्च में, और किन सोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे होंगे डेटा कलेक्ट करने के लिए। और हम रिसर्च प्रपोजल में ये भी बताते हैं कि जो हमारा एनालिसिस का टाइप होगा, कौन से टाइप्स का एनालिसिस हम करेंगे अपनी फाइंडिंग्स तक पहुंचने के लिए या जो भी हम आउटकम लेना चाहते हैं। इसके अलावा ये हमें जो दूसरे और जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या जो अदर डिपार्टमेंट होते हैं उनकी हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो एक तरह से मीन्स ही हो गया, एक सोर्स ही हो गया कि हम अपनी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए कौन कौन से सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं और हमें इसमें कितना टाइम लगेगा, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कितने फ़ंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसका एक पूरा ब्यौरा होता है। इसी वजह से कहते हैं कि जो रिसर्च प्रपोजल रहता है वो एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता है प्रपोज्ड प्रोग्राम का। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं रिसर्च प्रपोजल के। और अगर हम बात करें तो इसमें ये भी होता है कि प्रोफाइल और उसके क्रेडेंशियल्स क्या होंगे प्रपोजल्स के, जो रिसर्च प्रपोज कर रहा है इसके बारे में भी ये बताती है। तो ये कुछ मेजर एलिमेंट्स हैं रिसर्च प्रपोजल के जिनको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका आप ख्याल रखें, जैसे नीड ऑफ ए स्पेसिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट, बेनिफिट्स एंड बेनिफिशियरी, टाइप एंड मीन्स ऑफ डाटा टू बी कलेक्टेड, टाइप्स ऑफ एनालिसिस, हेल्प रिक्वायर्ड फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन इफ एनी, एंड जो ड्यूरेशन है, फैसिलिटीज़ है और कौन कौन से फंड्स की रिक्वायरमेंट है, कितने फंड की रिक्वायरमेंट होगी, और प्रोफाइल और क्रेडेंशियल्स ऑफ द प्रपोजल्स क्या क्या रहेंगे या क्या क्या है उसमें। तो इन डिटेल उसका पूरा एक डिस्क्रिप्शन होता है इन चीज़ों का। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेप की, तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है वो कलेक्शन ऑफ डाटा का होता है कि हम इस स्टेप में रिसर्च प्रपोजल बनाने के बाद जब वो हमारा सपोज वो एक्सेप्ट हो गया हमारा रिसर्च प्रपोजल, तो अब हम उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करते हैं, स्टडी करते हैं जा करके। वो हमारा डेटा प्राइमरी डेटा भी हो सकता है या हमारा वो सेकेंडरी डेटा भी हो सकता है। यानी प्राइमरी डेटा जो हमारा फर्स्ट हैंड डेटा होता है, फर्स्ट एक्सपीरियंस डेटा होता है, यानी हम खुद जा करके डेटा कलेक्ट करते हैं, पहली बार वो डेटा कलेक्ट करते हैं, बिल्कुल फ्रेश डेटा। और जो हमारा सेकेंडरी डेटा रहता है वो किसी और के ज़रिए सिलेक्ट किया होता है या किसी और के ज़रिए कलेक्ट किया गया होता है वो डेटा। जैसे कि हम बुक्स का सहारा लेते हैं, तो जो बुक्स में जो भी डेटा अवेलेबल रहता है वो किसी और के ज़रिए रिसर्च किया गया होता है।
या कह सकते हैं कि जो हम पीरियोडिकल्स का यूज़ कर सकते हैं, या मैगज़ीन्स का यूज़ कर सकते हैं, या गवर्नमेंट के जो पब्लिकेशंस होते हैं उनका यूज़ करते हैं। तो वो एक तरह से सेकेंडरी डेटा होता है और इसमें किसी और के ज़रिए डेटा कलेक्ट किया गया होता है, हम इसमें डेटा कलेक्ट नहीं करते हैं। और जो प्राइमरी डेटा होता है इसमें हम डेटा खुद कलेक्ट करते हैं, पहली बार डेटा कलेक्ट करते हैं, या हम किसी को हायर कर लेते हैं कि वो हमारे लिए फ्रेश डेटा कलेक्ट करके लेके आए। जैसे यहाँ पे 2 जन बैठे हुए हैं, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ स्टडी करना चाह रहे हैं या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर कुछ रिसर्च करना चाह रहे होंगे, तो ये फील्ड पर आए हुए हैं और खुद से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो एक तरह से एग्जांपल है फर्स्ट हैंड डेटा का या प्राइमरी डेटा का। और ये दूसरी इमेज जो है ये क्लियरली शो कर रही है कि हम इसमें बुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, पीरियोडिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैगजीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, या हो सकता है इसमें कुछ गवर्नमेंट के पब्लिकेशन भी हों। तो ये सेकेंडरी डेटा हो गया। तो जो डेटा कलेक्शन की टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में इन डिटेल डिस्कस किया है कि कौन कौन से टूल हैं, क्वेश्चनर का कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं, कैसे फोकस ग्रुप स्टडी करते हैं। तो इन डिटेल हमने डेटा कलेक्शन की टेक्निक्स को डिस्कस किया है। तो आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं हमारा जो लेक्चर था डेटा कलेक्शन के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके डेवलपमेंट से लेकर के रिलेटेड लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था। अब अगर हम बात करें 7वें स्टेप की, जो रिसर्च की का 7वां स्टेप है, तो इसमें जो हमारा 7वां स्टेप रहता है, जो भी हम डेटा जब कलेक्ट कर लेते हैं तो उस डेटा का हम पूरा एनालिसिस करते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप रहता है, और इसमें हम पूरा एनालिसिस करते हैं, पूरा इवैल्यूएशन करते हैं, और इसमें कई सारे ऑपरेशंस की ज़रूरत होती है। इसमें हमें स्टैटिस्टिक्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, कई बार मैथमेटिक्स की भी ज़रूरत पड़ती है, और कई बार हमें सब्जेक्टिव एनालिटिकल टूल्स की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हमारा डेटा क्वालिटेटिव है तो हम स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें कई सारी कैटेगरीज होती हैं। जो हमारे पास रॉ डेटा होता है उसकी हम कोडिंग करते हैं, टेबुलेशन करते हैं, और फिर उससे कुछ हम स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंसेस निकाल लेते हैं। ये स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस बोले तो उस डेटा से हमें क्या ऑब्जर्व करने को मिल रहा है, क्या पैटर्न हम देख रहे हैं। तो जो भी ऑब्जर्वेशन हमारी होती है, तो इस जो हम एनालिसिस करते हैं डेटा का, जब डेटा को प्रोसेस करते हैं, तो इस डेटा का एनालिसिस करने के दौरान और प्रोसेसिंग करने के दौरान हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो ये जो हमारा 7वां स्टेप है, एनालिसिस ऑफ डाटा या प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, इसमें हम डेटा का एनालिसिस करते हैं, जो भी डेटा कलेक्ट किए रहते हैं हम। देन जो हमारा लास्ट स्टेप रहता है, राइटिंग ए रिसर्च रिपोर्ट। जब हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, उसका एनालिसिस कर लेते हैं, तो हम अपनी रिसर्च रिपोर्ट करते हैं, और ये लास्ट स्टेप रहता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है। कई बार इसको हम कहते हैं कि मोस्ट डिफ़िकल्ट स्टेप होता है रिसर्च का, क्योंकि हम जितनी भी रिसर्च जितना भी हम एफर्ट लगाए रहते हैं, और जितने भी हमने डेटा कलेक्ट किए होते हैं या जो भी प्रोसेस अपनाए होते हैं, उनका एक पूरा ब्यौरा हमें लिख कर देना होता है। और हम इसमें अपनी रिसर्च की फाइंडिंग्स को लिखते हैं, हम अपने आउटकम को बताते हैं कि क्या आउटकम निकला, और हम दूसरों को बताते हैं कि हमने रिसर्च में दूसरों को एक तरह से कह सकते हैं कि हम दुनिया को इन्फॉर्म करते हैं कि हमने अपनी रिसर्च में क्या किया है, हमने क्या डिस्कस कह सकते हैं कि हमने क्या डिस्कवर किया है, कौन कौन सी नई चीज़ें हमने शामिल की हैं, कौन सी चीज़ों को हमने मॉडिफाई किया है, कहाँ पर हमने एडिशन किया है, कहाँ पर हमने अननेसेसरी चीज़ों को रिमूव किया है। जो भी हमारी फाइंडिंग्स रही हैं, जो भी हमारा रिजल्ट रहा है, जो भी हमारा आने वाला आउटकम है, हम उसको कंक्लूड करते हैं और बताते हैं दुनिया को या लोगों को कि हम उस रिसर्च को किस तरह से देख रहे हैं, और हमने इसमें क्या किया है, और उसके क्या फ़ायदे और नुकसान होने वाले हैं। और जो हमारी रिसर्च होती है वो एक जो रिसर्च रिपोर्ट रहती है वो हम एकेडमिक स्टाइल में लिखते हैं। अगर हम पीएचडी के लिए लिख रहे हैं या मास्टर्स के लिए लिख रहे हैं, अगर हम कॉरपोरेट सेक्टर के लिए लिख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उस रिसर्च रिपोर्ट का स्टाइल जो हो एकेडमिक हो, वो एकेडमिक ना हो करके कोई और भी हो सकता है। और जो हमारी जो लैंग्वेज रहती है रिसर्च रिपोर्ट में, वो ज़्यादातर फॉर्मल होती है और जनरलिस्टिक लैंग्वेज नहीं रहती है हमारी रिसर्च रिपोर्ट में। तो रिसर्च रिपोर्ट का क्या फॉर्मेट होता है, क्या स्टाइल होता है, इसको हमारे वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम बस यही बताएंगे कि जो हमारी रिसर्च रिपोर्ट रहती है उसको हम उसमें क्या क्या होता है, और रिसर्च रिपोर्ट हम क्यों लिखते हैं। तो रिसर्च रिपोर्ट हम बस यही लिखते हैं कि हमने अपनी पूरी रिसर्च में क्या किया है, क्या डिस्कवर किया है, किन किन चीज़ों का इवैल्यूएशन किया है, उसके क्या आउटकम है, उसकी क्या फाइंडिंग्स रही हैं, वो सब हम डिस्कस करते हैं।
तो अब हम एक बार कंक्लूड कर लेते हैं जो स्टेप्स ऑफ रिसर्च सारे रहे हैं। हमने एक फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम से लेकर के राइटिंग ए रिसर्च रिपोर्ट तक डिस्कस कर लिया है। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि हम जब हम फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च करते हैं तो उसमें क्या क्या कौन कौन से एलिमेंट्स का या कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं। जैसे फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च में जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हम इसमें लिटरेचर का रिव्यू करते हैं, और जो भी हमारी रिसर्च रहने वाली है उसमें हम ऑब्जेक्टिव्स का फॉर्मुलेशन करते हैं, और अब हम वेरिएबल्स को और स्केल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हम किन किन चीज़ों के बीच की रिलेशनशिप को डिस्कस करना चाह रहे हैं, और हम उन रिलेशनशिप को किस तरह से मेज़र कर रहे होंगे। तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स और जो मेजरिंग स्केल्स की टाइप्स हैं हमने इसी लेक्चर में डिस्कस किया था जब हम फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम को कर रहे थे। तो इन डेप्थ हमने उसको डिस्कस किया हुआ है। आप उसको जा कर के देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, और जो स्केल्स रहती हैं वो कौन सी है, नॉमिनल स्केल हो, वो चाहे ऑर्डिनल स्केल हो या रेशियो स्केल हो, या हम एटीट्यूडनल स्केल की अगर बात करें तो हमने उसमें लिकर्ट स्केल वगैरह डिस्कस किया हुआ है। और हम इसमें जो हमारी हाइपोथेसिस रहती है उसका हम फॉर्मुलेशन भी कर लेते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम जो हमारा फर्स्ट स्टेप है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम का, हमने सेकेंड स्टेप में पढ़ा था कि हम इसमें किस तरह से अपनी रिसर्च की डिज़ाइन को प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें हम जो हमारी प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर रहता है हम उसको डिफाइन कर लेते हैं, स्टडी की डिज़ाइन जो होने वाली है उसको बना लेते हैं कि हमारी स्टडी डिज़ाइन एक्सपेरिमेंटल स्टडी होगी या नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी होगी, और किस टाइप की हम रिसर्च करते हैं। तो ये इस तरह से ये सारी चीज़ें रिसर्च डिज़ाइन में आ गई थी। और अगर हम टाइप्स ऑफ की डाटा की बात करें, या एक तरह से हम करें कि डाटा कलेक्शन के जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने वाले हैं उसका हम किस तरह से डेवलपमेंट करते हैं, जो हमारा थर्ड स्टेप है रिसर्च प्रोसेस का, इसमें हमने टाइप्स ऑफ डेटा को डिस्कस किया था, और मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन को भी डिस्कस किया था, और डिज़ाइनिंग ए रिसर्च टूल को भी डिस्कस किया था कि रिसर्च टूल्स को हम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं या किन किन कौन कौन सी चीज़ें होती हैं इसमें। हमने कल डिस्कस किया था कि सैम्पल्स को हम किस तरह से सिलेक्ट करते हैं और सैम्पल्स कितने तरह के होते हैं। हमने कल प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को डिस्कस किया था, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को डिस्कस किया था, और कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो एक सैम्पल डिज़ाइन को डिटरमाइन करते हैं या जिससे हमारा सैम्पल डिज़ाइन प्रिपेयर होता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के जो अदर सब टाइप्स हैं हमने उनको भी इन डिटेल डिस्कस किया था विद एग्जांपल। तो अगर आपने हमारा कल का लेक्चर ना देखा हो तो उसको देख लीजिए, इन डिटेल हमने इसको डिस्कस किया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है। जो हमारा पांचवा स्टेप है रिसर्च प्रोसेस का, वो ये है कि जैसे आज हमने इसको डिस्कस भी किया है कि हम इसमें रिसर्च के प्रपोजल को डिस्कस करते हैं। हम इसमें जो मेन मेन एलिमेंट्स हैं उसको हम बता चुके हैं कि उसकी क्या नीड्स है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, कौन से टाइप का डेटा है इसमें, और हम जस्टिफाई करते हैं चीज़ों को कि हमें इसमें कितने फंड की ज़रूरत होगी, कितने टाइम की ज़रूरत होगी, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होगी। और डेटा हम कलेक्ट करते हैं छठे स्टेप में, और हम ऑब्जर्वेशंस के थ्रू कर सकते हैं, डेटा कलेक्ट इंटरव्यूज़ के थ्रू कर सकते हैं, क्वेश्चनायर के थ्रू कर सकते हैं, शेड्यूल्स के थ्रू कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को हमने जो हमारा थर्ड स्टेप था उसमें हमने डिस्कस किया हुआ था टाइप्स ऑफ डेटा में। आज हमने बताया कि जो हमारा टाइप्स ऑफ डेटा में जैसे जो मेन टाइप्स हैं, दो टाइप्स होते हैं डेटा के, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, तो उसको हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जैसे ऑब्जर्वेशन हो गए, इंटरव्यूज़ हो गए, क्वेश्चनायर हो गए और शेड्यूल हो गए। तो हम डेटा कलेक्ट करते हैं छठे स्टेप में, और डेटा कलेक्ट करने के बाद डेटा को प्रोसेस करते हैं, उसका हम एनालिसिस करते हैं पूरा, उसमें एडिटिंग करते हैं। अगर डेटा के क्लासिफिकेशन की ज़रूरत होती है उसको डेटा को क्लासीफाई कर देते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, या हम उसका टेबुलेशन भी कई बार करते हैं। देन उसका हम एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करने के बाद जो भी हमने हाइपोथेसिस बनाई हुई थी फर्स्ट स्टेप में फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम के दौरान, जब हमने हाइपोथेसिस बना ली थी तो उस हाइपोथेसिस का हम टेस्ट करते हैं एनालिसिस करके। तो जैसे ही हम टेस्ट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो हाइपोथेसिस सही है या नहीं सही है। देन हम उसका जनरलाइजेशन कर देते हैं कि हाँ ये हाइपोथेसिस किन किन केसेस में सही हो सकती है। और जो हमारा लास्ट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप रहता है रिसर्च रिपोर्ट का, वो ये होता है कि हमने इसमें जो भी डिस्कवर किया है, जो भी पाया है, जिन भी चीज़ों का एडिशन किया है अपनी रिसर्च में, या जो भी हमारी फाइंडिंग्स रही हैं उसको हम ऑन पेपर ले आते हैं। और ऑन पेपर में कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हम एक पेज में लिखते हैं टाइटल और एक पेज में कंटेंट लिखते हैं, फिर हमारे कुछ चैप्टर्स रहते हैं, और देन हम बिब्लियोग्राफी लिख देते हैं कि कौन कौन से हमने सोर्सेज यूज़ किए हैं, किन किन सोर्सेज का सहारा लिया है अपनी रिसर्च के दौरान। और
लास्ट में हम अपेंडिसेस दे देते हैं, जो अदर चार्ट्स और पैराग्राफ, जो अदर चार्ट्स या अदर बिब्लियोग्राफीज रहती हैं, या जो भी चीज़ें छूट जाती हैं बिब्लियोग्राफी में, तो ये सारी चीज़ें होती हैं रिसर्च रिपोर्ट में। टाइटल ऑफ पेज, टेबल ऑफ कंटेंट, चैप्टर्स, बिब्लियोग्राफी, अपेंडिसेस। तो इनको हम डिटेल में आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि रिसर्च रिपोर्ट जो हमारी होती है उसका क्या फॉर्मेट होता है, रेफरेंसिंग की क्या स्टाइल होती है, और उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम आईसीटी का एप्लीकेशन कैसे करते हैं रिसर्च में, और रिसर्च एथिक्स वगैरह क्या होती है, रिसर्च बाइस क्या है। जो कुछ टॉपिक छूट गए हैं रिसर्च प्रोसेस में या रिसर्च के टाइप में, उसको भी हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर्स में बस इतना ही था गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बने रहिए आप लर्न इको मैजिक के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि रिसर्च का फॉर्मेट क्या है, उसकी स्टाइल क्या रहती है रेफरेंसिंग की। और एक बार फिर से आपका सबका धन्यवाद देखने के लिए। लर्न इको मैजिक को अगर आपने लाइक ना किया हो, सब्सक्राइब ना किया हो, शेयर ना किया हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा, या किन चीज़ों पर आपको अभी डाउट है, कौन सी चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं। हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। अगर नोटिफिकेशन बिल को आपने प्रेस ना किया हो तो उसको भी प्रेस कर लीजिए, और जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जो हमारा इंस्टा का अकाउंट है उसको फॉलो कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।